नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर तस्वीरों के जरिए 2025 की अपनी यात्रा की शेयर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जाएंगे बांग्लादेश। ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइट वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को दी बधाई। कहा, अर्जुन का कौशल, धैर्य और जुनून काबिले तारीफ। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े हैं। हिमाचल का कुल्लू मनाली पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक्ड हैं। वहीं कैफे और बाजारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हम दिल्ली से आए हैं और आज सुबह ही यहाँ पहुंचे हैं और इस उम्मीद पे आए हैं कि शायद स्नोफॉल होगी। हर साल तो कहीं और जाते हैं, इस बार मनाली आए हैं बट इसी होप में आए हैं कि शायद स्नोफॉल देखने को मिलेगी। 12 लोग हैं मेरे साथ, पूरी फैमिली आई है और बहुत एक्साइटेड हैं। और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70% अनुमान है कि स्नो होगी। तो हमने रास्ते में पहाड़ में देखा कि स्नो गिर रही थी, तो हम बहुत खुश हुए कि शायद पक्का मिलेगी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग मतलब बहुत टाइम से टूर प्लान कर रहे थे कि हम मनाली आएंगे और यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। मतलब हमें वेट तो था कि हम स्नोफॉल देखेंगे बट स्नोफॉल अभी होने रही। बट अभी आगे हमने माउंटेन्स पर देखा था तो उसमें मतलब बीच रास्ते बहुत एक्साइटेड हो गए थे जब हमने माउंटेन्स देखे थे। आज शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। ये प्रतिबंध न्यू ईयर का जश्न खत्म होने तक जारी रहेगा। कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल या आउटर सर्कल में किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी ताकि जाम से बचा जा सके। लोग बिना किसी रुकावट के जश्न मना पाए। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इंडिया गेट के आसपास के इलाके में अगर पैदल चलने वालों की भीड़ ज्यादा होती है तो आज गाड़ियों को सी हेक्सागन से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने आज और नए साल के पहले दिन श्री माता झंडेवाला मंदिर में पूजा करने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ मैनेज करने के लिए खासा इंतजाम किए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई कि वो पीक आवर्स के दौरान रानी झांसी रोड में यात्रा करने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की अपनी यात्रा शेयर की, जिसमें महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और लोगों के साथ दिल को छू लेने वाली मुलाकातों की तस्वीरें दिखाई हैं। प्रधानमंत्री की 2025 की यात्राओं में पवित्र मंदिरों, प्रयागराज महाकुंभ, सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स और लोगों पर केंद्रित कार्यक्रमों का जो दौरा था वो शामिल था। नए साल से पहले वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से दर्शन अभिलाषी जो बांके बिहारी की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं, हर्षोल्लासित है। आप ये आस्था का समागम यहाँ देख सकते हैं कि अपने नए साल की शुरुआत बांके बिहारी के आशीर्वाद के साथ करने के लिए दर्शनार्थी इस वक्त बांके बिहारी के मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ लंबी लंबी कतारें हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से बांके बिहारी के चरणों में अपना सर झुकाकर
तमाम दर्शनार्थी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हरिद्वार की श्री माता मनसा देवी मंदिर में देखने को मिल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मनसा देवी में भी श्रद्धालुओं का तांता है। आध्यात्मिक तौर पर हर व्यक्ति अपने नव वर्ष की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ लेना चाहता है और आप कुछ इसी तरह के दर्शनार्थियों को, मां के दर्शन के अभिलाषियों को यहाँ उत्साहित होते हुए देख पा रहे हैं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ। इस मौके पर प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जहां बड़ी संख्या में देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही रामलला के दर्शन पूजन का दौर भी जारी है। वहीं सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की द्वितीय वर्षगांठ है। इस अवसर पर तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं। मुख्य आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो गए, लेकिन तमाम सारे आमजन यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज 31 दिसंबर है और इस दिन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है। सुबह से ही दर्शन कर रही है। नूतन वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शुरू हो रहा है, तो लोग चाहते हैं आज के दिन हम यहाँ पर दर्शन करें प्रभु श्री राम के, क्योंकि द्वितीय वर्षगांठ है और यह दिन है संघर्षों का दिन है। तमाम सारे लोगों ने बलिदान दिया था, सपने देखे थे। 5 सदी की संघर्ष के बाद वह दिन आया था जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ था। जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। नई साल का दिन है ना, इसलिए यहाँ आना। आपको पता होगा कि मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा भी आज के दिन ही हुई थी। जी 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 जी, बहुत खुशी, बहुत अपार खुशी मिली है। यहाँ के भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं और बहुत ही सुंदर लगा है। बहुत अच्छा अयोध्या। राजस्थान से आए हम, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। बहुत अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हो गया। इतना बढ़िया बना रखा है। बरेली यूपी से आए, संजय गुप्ता नाम है। मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा बना, बहुत अद्भुत सर। तीसरे महीने के बाद दोबारा रिवीजन मतलब आए हैं और 3 दिन से दर्शन कर रहे हैं, मन नहीं भर रहा है। बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आए हैं, दर्शन करके बहुत ही आनंद आया। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब से आए हैं, अमृतसर से। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का दिन खास चुना था। आज हाँ, हमने पहले प्लान किया था कि साल का हम ये साल का एंड यहाँ मनाएंगे, नया साल यही मनाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ का जो भी प्रशासन है यहाँ का, उनका व्यवहार, उनकी वो सारी चीजें जब जाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्थाओं की भी लोग तारीफ कर रहे हैं। आज का दिन उन्होंने खास चुना था कि आज यहाँ पहुँचना है, हमको प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद लेना है। यहाँ पर अपनी मंगल कामनाएं, देश की सुख समृद्धि के लिए लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। भारी भीड़ उमड़ी हुई है और भीड़ के लिए भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी प्रशासन ने किए हैं। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के अत्याचार और गुंडागर्दी का खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ रहा है। आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है। किसी को फांसी चढ़ा दी गई है तो किसी को काट काट के मार दिया गया है। More than 300 कार्यकर्ताओं of Bharatiya Janata Party have been killed in West Bengal by Mamata Banerjee and her goons of TMC. 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं। वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्षा बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज दोपहर करीब 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और माणिक मियां एवेन्यू पर होगी। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतिम सरकार ने बताया कि अंतिम संस्कार तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी।
बिहार भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज पटना के राजवंशी नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक, बिहार भाजपा के प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य नेता सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता स्वर्गीय सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। एंजल चकमा हत्याकांड में देहरादून पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि एसपी ग्रामीण पंकज गैरोला की अध्यक्षता में गठित एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया है। वहीं मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं सहित अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर भारत @2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि का विमोचन किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, अतिरिक्त सचिव प्रभात, पीआईबी के महानिदेशक अनुपमा भटनागर, सीबीसी के महानिदेशक कंचन प्रसाद भी मौजूद रहीं। डॉक्टर मुरुगन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश में कई नए सुधार हुए। नई टैक्स सुधारों ने भारत की ग्रोथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी कई रिफॉर्म्स हुए, जिसने बिजनेस करने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद की। VBG रामजी योजना ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Labor and employment reforms constituted another major pillar of the changes. The operational of 4 labor codes consolidated 29 existing laws into a simplified framework, improving ease of doing business while simultaneously expanding social security and worker production. Employment generation received a decisive push through the Honorable Prime Minister's Viksit Bharat Rozgar Yojana. For the 2014, we were the 11th economic in the worldwide. Now we are the 4th largest economic in the world. And in 2027, we will be the 3rd economic country. In 2047, we will be the number 1 economic, and we will be the progressive country in the Viksit Bharat country. बात मौसम की। उत्तर पूर्वी भारत समेत देश का अधिकांश हिस्सा ठंड की चपेट में है। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और साथ ही साथ चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाओं का भी अनुमान जताया है। वक्त ब्रेक का, देखते रहिए DD न्यूज। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा the taste of India, जरा सी अनबन प्यार, जरा सा the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, taste of India। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक नए तकनीकी युग के मुहाने पर खड़ा है, जहां ये तकनीक देश की प्रगति और आम जनजीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। AI अब सिर्फ शोध, प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं, बल्कि ये स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शहरी प्रबंधन और शासन जैसे क्षेत्रों में आम पहुंच को आसान बना रहा है। दूर दराज इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों को डेटा आधारित फसल से जुड़ी हुई सलाह, व्यक्तिगत शिक्षा और स्मार्ट शहरों की अवधारणा AI के व्यवहारिक उपयोग के उदाहरण हैं। इंडिया AI मिशन और AI उत्कृष्टता केंद्र जैसी सरकारी पहलें इस बदलाव की धुरी बन रही है। इन पहलों के जरिए कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल रहा है और स्टार्टअप्स को जन कल्याणकारी समाधान विकसित करने में सहायता दी जा रही है। भारत का फोकस AI को खुला, किफायती और सुलभ बनाने पर है, ताकि नवाचार समावेशी विकास को गति दे सके। देश का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 280 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने का अनुमान है। टेक और AI इकोसिस्टम में 60 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया, जो उसकी बढ़ती प्रतिभा, अनुसंधान क्षमता और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है। साल 2025 भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़, एक ऐसा साल जब भारत सिर्फ तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि दुनिया का नया प्रोडक्शन इंजन बनकर उभरा। उपभोग आधारित विकास से आगे बढ़कर भारत ने निर्माण, तकनीक और वैश्विक भरोसे के दम पर संरचनात्मक बदलाव को साकार किया। आज भारत न सिर्फ अपने लिए बना रहा है, बल्कि दुनिया के लिए उत्पादन कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान 7.8% रहा, लेकिन असली कहानी आंकड़ों से कहीं आगे है। ये कहानी है फैक्ट्रियों की, फाउंड्रीज की, चिप मैन्युफैक्चरिंग की और उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बना दिया। ये बदलाव सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों ने भारत को संभावनाओं के केंद्र के तौर पर स्वीकार किया। बेंगलुरु में फॉक्सकॉम ने iPhone 17 का उत्पादन शुरू किया। विशाखापट्टनम में गूगल ने $multi-billion का AI और डेटा सेंटर कैंपस लॉन्च किया। ऑटो, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने नए प्लांट और R&D सेंटर लगाए। Amazon ने भारत में अगले 5 वर्षों में $35 अरब के निवेश की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 अरब के नए निवेश का ऐलान किया है। एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी। आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। विश्वे देवा सभासदैति ओम विश्वात चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातस्पात संबाहुभ्यान्धमते संपततरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम दाशरथाय विद्महे तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय शीलव्रताय नमो उपशिक्षितात्मनुपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्रीमद्भगवच्चरण चंचरीका
मुमुक्षुरुपासकाभिमतानुरूपा गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणमहं प्रपद्ये। ओम रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरण कमलेषु मंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। वर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमारती वेद धरे अवधूत। तो आपने देखा कि श्री राम मंदिर अयोध्या में जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की, वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, वर्ष 2025 बदलते भारत के विकास की कहानी है, जहां इसमें हमने ये देखा और महसूस किया कि ये वो साल था जहां ग्राहकों की और जहां पर सड़कों की जो रफ्तार थी और रेलवे की जो बुलंदियां थी, उसकी वजह से भारत ने वैश्विक उड़ान भरी। जी हाँ, ये साल था भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का। देखिए रिपोर्ट। पिछले एक दशक में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी मानगी साल 2025 में भी देखने को मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था, देश की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 3.1% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क ने वर्ष 2025 में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। वर्ष 2025 में 4,300 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे नेटवर्क को मंजूरी मिली। आजादी के बाद पहली बार आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा। इस दौरान बैराबी सैरांग रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2025 में ही पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक सीधे रेल कनेक्टिविटी मिली। मल्टी ट्रैकिंग और 99% से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 2025 में ही 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर घाटी हमेशा जुड़ी रहेगी। साथ ही रामेश्वरम स्थित नया पम्बन रेल ब्रिज, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। साथ ही अंजी ब्रिज की बात करें तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.4 गुना बढ़कर 43,512 किलोमीटर तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से एक नई उड़ान भरी है। वर्ष 2025 में टियर 2 और टियर 3 शहरों, साथ ही दूर दराज क्षेत्रों को भी हवाई कनेक्टिविटी मिली, जिससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। वर्ष 2014 में देश में महज 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। 2025 में संख्या बढ़कर 164 हो गई है। वर्ष 2025 में पोर्ट और शिपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भारत अपने बंदरगाह को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में
8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। 2025 में हमने देखा सड़कें दूरियां घटा रही हैं, रेल पहाड़ों को पार कर रही हैं, एविएशन और पोर्ट भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें सच करके दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइट वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, शतरंज में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दोहा में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हाल ही में फाइट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। उनका कौशल, धैर्य और जुनून काबिले तारीफ है। उनकी उपलब्धियां हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेंगी। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।